एबीआर के नए सिस्टम के मुताबिक शॉप, गोदाम और वेयर हाउस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको चेक किया जाएगा। क्या आपने नई टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, नई स्टॉक स्टेटमेंट फाइल करनी है, या एबीआर का जो फील्ड स्टाफ है वो वहां पे विजिट करके उसको चेक करेगा। ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक प्रेस रिलीज है जो एबीआर अपनी वेबसाइट पे रोजाना जो है डिफरेंट तरह की जो न्यूज़ है वो शेयर की जा रही हैं। इसको उन्होंने एक अच्छा काम किया है कि यहाँ पे उर्दू में भी शेयर कर देते हैं ताकि उसको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला तो उन्होंने ये कहा है कि जी हम जो स्टॉक रजिस्टर्ड सिस्टम है ना, ये एडवांस स्टॉक रजिस्टर्ड सिस्टम के नाम पे ये बात की जा रही है कि ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूँ कि जब हम सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी मंथली हमारी सेल टैक्स रिटर्न होती है, तो वहां पे हम स्टॉक को डिक्लेयर करते हैं। एनेक्जर एफ के अंदर हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। जो कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है उसको बेसिकली इनडायरेक्टली कैलकुलेट किया जाता है कि स्टॉक कितना है। इसके अलावा एनेक्जर जे के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह हम बताते हैं। तो या वहां पे टोटल फिगर आ रही होती है, मतलब हम टोटल अमाउंट बताते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो इनपुट है वो 10 मिलियन का है या हमारी कैपेसिटी इतनी है। अब एफबीआर ये चाह रहा है कि जी उनके पास आइटम वाइज स्टॉक आए, आइटम वाइज स्टॉक की डिटेल आए। फॉर एग्जांपल आपने 10 मिलियन रिपोर्ट तो कर दिया, आप इस 10 मिलियन के जो क्वांटिटी है और जो वैल्यू है उसको अगर जमा करें तो हो सकता है आपके पास 100 डिफरेंट तरह की आइटम्स हो, यानी कि जो स्टॉक अवेलेबल है, तो उन सबको जमा करने के बाद ये वैल्यू बनती है। तो हम तो वहां पे एज ए समरी टोटल वैल्यू रिपोर्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम इसको इंडिविजुअल चेक करेंगे, प्रोडक्ट की रेसिपी के मुताबिक चेक करेंगे। मैं इसकी आपको फर्दर एग्जांपल दे देता हूं कि एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है फॉर एग्जांपल, इसको बनाने के लिए आपको 1, 2, 3 और चलते चलते आपको 20 डिफरेंट तरह की मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल आपको चाहिए। उस रॉ मटेरियल को आप प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में यूज करते हैं और उसके बाद एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ए। मतलब इन सारी चीजों को यूज करने के बाद आप बनाते हैं। तो अब ये चीजें जब यूज हो जाती हैं, प्रोडक्ट ए बन जाता है। तो स्टॉक रजिस्टर्ड में क्या होता है कि अगर आप मंथ एंड पे या किसी भी टाइम पे स्टॉक की डिटेल निकालते हैं कि आपके पास क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वहां पे इस तरह का एक फॉर्मेट आपके सामने आता है या बनता है। सीरियल नंबर होता है, उसके बाद होता है नेम होता है या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे एक स्टॉक की वैल्यू भी आ रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि इन सारी चीज़ों की जो टोटल वैल्यू है ना, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी में नेक्जर जे में या नेक्जर एफ में इनपुट के हिसाब से रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि जी हमें इन सब की डिटेल चाहिए, हम चेक करना चाह रहे हैं कि आपके स्टॉक में क्या चीज़ें आ रही हैं, आप हमसे हमारे साथ क्या दो नंबरी लगा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें चेक करना चाह रहे हैं। डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ताजर दोस्त स्कीम का, वो तो जो है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली फेल हो चुका है। अब इस तरह का दोबारा जो एक्सपेरिमेंट है टैक्स पेयर पे किया जा रहा है, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो अप्लाई की जा रही हैं। इसको पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर उन्होंने क्या क्या चेक करना है, किस तरीके से चेक होगा। तो ये तो सारा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया है कि स्टॉक रजिस्टर्ड, ऑलरेडी स्टॉक की डिटेल उनके पास जा रही है, लेकिन वो फर्दर इसको चेक करना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि इसको, जैसे ताजर दोस्त स्कीम के नाम पे एक स्कीम आई थी, इसको इंफॉर्मेशन सेंटर 2.0 के नाम पे कोई नाम दिया जा रहा है, जैसे कोई जेम्स बॉन्ड टाइप की कोई चीज़ है, इस तरह का 2.0 इसका नाम रखा गया है। उसके बाद है कि जी वो कहते हैं जी हम इससे मॉनिटर क्या करेंगे, इनकम टैक्स और जो सेल टैक्स है ना उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है टैक्स रिटर्न में और जो आप सेल टैक्स रिटर्न के अंदर स्टॉक रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो मैच कर रहा है, रिकंसाइल हो रहा है। अगर उसमें डिफरेंस है तो हम उसको फिजिकली भी चेक कर सकते हैं, सिस्टम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कोई। अच्छा, इससे जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है कि अभी तो हमारे पास जो सिस्टम है उसमें तो हम टोटल रिपोर्ट करते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल, मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये होगा कि हमें सेल टैक्स रिटर्न में या इस सिस्टम में कहा जाएगा कि आइटम वाइज जो स्टॉक है ना उसको अपलोड करें टैक्स रिटर्न के साथ। फॉर एग्जांपल हम जूम करते हैं, हम इसकी एग्जांपल फिर ले लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि आपने फॉर एग्जांपल अक्टूबर 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल की, यानी कि सेल टैक्स रिटर्न फाइल की। साथ ही आपको कह दिया जाएगा कि आप अपनी आइटम वाइज जो स्टॉक स्टेटमेंट है ना उसको भी अपलोड करें। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं कि एनालिसिस कैसे किया जाएगा। कि यहाँ पे होगा अक्टूबर 2024, इसकी स्टॉक स्टेटमेंट में आ रहा होगा उसी तरीके से सीरियल नंबर, क्वांटिटी, और उसके बाद आ रहा है जी इसकी वैल्यू आ रही होगी। और इसके बाद अच्छा, अब स्टॉक स्टेटमेंट का फार्मूला क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यानी कि कोई चीज़ अगर आपने नई परचेज की है माइनस
कंजम्पशन यानी कि जो आपने सेल कर ली या बना ली और इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अब ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा कि आपके पास अक्टूबर में ये ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है और आप नवंबर में जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये चेक किया जाएगा कि आपने टैक्स रिटर्न में परचेज कितनी की, आपने सेल कितनी की, कंजम्पशन कितनी दिखाई और आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या मैच है या नहीं है। मतलब ये है कि जो टैक्स रिटर्न में जाके एनुअल टैक्स रिटर्न में जाके हम ये फार्मूला यूज करते हैं टोटल में, उसको ये आइटम वाइज लेके आना चाह रहे हैं कि आपका ओपनिंग स्टॉक इस आइटम का ये पड़ा हुआ था, इस आइटम को यहाँ पे सेल किया गया और यहाँ पे आके आपको क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आइटम वाइज यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होगा, फिर यहाँ पे कहा जाएगा कि जी परचेज कितना हुआ और उसके बाद कहा जाएगा कि आपका सेल कितना हुआ यानी कि कंजम्पशन क्या है और इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अब ये तो हम टोटल बाय वैल्यू तो ऑलरेडी दिखा रहे होते हैं। अब इसको ये उस वैल्यू को जैसे मैंने आपको बताया है कि 10 मिलियन की वैल्यू अगर टोटल हमने रिपोर्ट की है तो वो कहते हैं कि जी आप हमें बताएं कि इसमें ABCD कितने तरह के डिफरेंट स्टॉक हैं, उस क्वांटिटी और उस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप वैल्यू को हमें मैच करके दें। मतलब हम यहाँ पे समरी दिखाते हैं, वो आइटम वाइज डिटेल को भी देखेंगे और उसका टोटल भी ऑब्वियसली 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन के करीब होगा। तो मतलब ये है अगर हम इसको कंक्लूड करें इस स्टेटमेंट को, इस पॉइंट को, तो सेल टैक्स रिटर्न के अंदर जो स्टॉक टोटल आ रहा है उसको सेपरेट मुझे लगता है कि एक स्टॉक स्टेटमेंट आपको अपडेट करेंगे आइटम वाइज, वो हम हर महीने रिपोर्ट करेंगे। टैक्स रिटर्न का जो काम है मजीद कॉम्प्लेक्स होगा। एक लेमैन जो चीज़ें नहीं समझता, एक छोटा बिजनेसमैन है, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर कोई टैक्स रिटर्न कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा है तो उसको भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप जॉब मैनेज कर रहे हैं तो आपको भी ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली एक दोबारा नई वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट को भी रिकंसाइल करके लेके जाना पड़ेगा जहां पे आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। स्टॉक है उसको डिफरेंट तरीके से चेक किया जाएगा। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में नीचे एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से चेक किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और उसको डिफरेंट तरीके से मैच किया जाएगा। तो ये जो बड़े प्रोडक्शन यूनिट होते हैं, इवन जो स्मॉल यूनिट है, उनमें भी स्टॉक को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि आपको पता है जब स्टॉक परचेज होता है तो सबसे पहले स्टेप पे स्टॉक की बुकिंग होती है, सिस्टम के अंदर उसको बुक किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसको इशू किया जाता है, यानी कि उसको प्रोडक्शन हॉल में इशू किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस WIP। उसके बाद क्या होता है, वो स्टॉक बन जाता है। तीसरे स्टेप पे उस स्टॉक को वेयर हाउस में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि वो FG स्टॉक है, फिनिश गुड स्टॉक है। चौथे स्टेप पे जाके वो चीजें सेल होती हैं। तो जब स्टॉक रिपोर्ट किया जाएगा तो भाई पहले स्टेप का किया जाएगा, क्या पहले और दूसरे को मिला के किया जाएगा। मंथ एंड पे तो वर्क इन प्रोसेस में भी स्टॉक होगा, फिनिश गुड में भी पड़ा होगा, तो कैसे किया जाएगा। तो ये एक अभी बहरहाल एक क्वेश्चन है कि इसको कैसे एड्रेस करना है। क्योंकि जो लोग ये चीजें बना रहे हैं, जो FBR को इस तरह के मशवरे दे रहा है या उनकी टीम मेंबर है या कोई भी है, तो उनको ये सारा प्रोसेस समझना है। टैक्स पेयर को पहले बड़े मसले हैं, अगर बड़े बड़े मसले हम इस साल के 2024 के डिस्कस कर लें तो SRO 350 आया था, लोगों की अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई। PRA ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है, अभी तक लोगों की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुई। इसके बाद SRO 350 के बाद उसको फर्दर मॉडिफाइड किया गया, अभी तक वो मसले हल नहीं हुए। लेट फाइलर के मसले आ रहे हैं अभी तक, उसके उन मसलों के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई उसका आंसर नहीं है। तो ये एक डिफरेंट तरह के सिनेरियोज हैं, इसके नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट ऐड किए जा रहे हैं। लेट्स सी कि इसके ऊपर अब क्या सिस्टम, किस तरह का सिस्टम लेके आते हैं, क्या टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात ज़्यादा पैदा करते हैं या सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होगा। उसके बाद आता है कि जी हम इस सिस्टम के मुताबिक जब हमारे पास सिस्टम आ जाएगा तो हम पिछली रिटर्न्स और हमारे पास एक समरी आ रही होगी। समरी किस तरीके में, किस फॉर्म में आएगी, वो मैंने आपको 2-3 बार ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि उनके पास ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगी और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और कंजम्पशन आएगी, यानी कि ये दोनों चीज़ें प्लस होंगी, कंजम्पशन माइनस हो जाएगी और इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो इस तरीके से मंथ वाइज एक समरी जाती जाएगी। तो यहाँ पे ये जो क्लोजिंग होगा इस महीने ओपनिंग बन जाया करेगा और इस तरीके से नई परचेजेज आएंगे। यहाँ पे अक्टूबर आ रहा होगा, नवंबर आ रहा होगा, दिसंबर आ रहा होगा, तो उसको एनालिसिस किया जाएगा कि भाई ये लोग कितनी परचेज कर रहे हैं, कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं और एवरेज इनका स्टॉक कितना होल्ड हो रहा है, मतलब इनका स्टॉक हर महीने कितना ये कैरी कर रहे हैं। तो इस तरह के एनालिसिस करेंगे कि जो कि इनको इन एनालिसिस से कुछ इतनी डिटेल में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी के अपने एनालिसिस होते हैं कि हमने स्टॉक कवर कितना रखना है, स्टॉक को कितना मैनेज करना है। बहरहाल हो सकता है इसके पीछे उनको कोई साइंस हो, आने वाले कुछ दिनों में मजीद क्लियर भी हो जाएगी। फिर चौथा जो 5वां पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जी हम इसको लिंक करेंगे इंपोर्ट के साथ भी, कस्टम के साथ भी, और जो आप विद होल्डिंग जमा करवा रहे हैं उसके साथ भी लिंक करेंगे। विद होल्डिंग के साथ इंपोर्ट और कस्टम तो आपको पता है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी सेल टैक्स रिटर्न के अंदर
हम उस डाटे को लोड करते हैं और इंपोर्ट का सारा डाटा आ जाता है। कस्टम ड्यूटीज कॉस्ट का पार्ट बनती हैं। कॉस्ट का पार्ट बनने के लिए इंपोर्ट स्टेज पे जो कैलकुलेशन होती है इसकी प्रोडक्ट की, उसमें आता है इनवाइस वैल्यू जमा किया जाता है, उसमें कस्टम ड्यूटीज़ को और उसके बाद रेगुलेटरी ड्यूटीज़ है या कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, इन सबको जमा करके जो वैल्यू आती है इसके ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया जाता है या एडिशनल सेल टैक्स चार्ज किया जाता है। उसके बाद उसको जमा करने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। तो ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पे सेल टैक्स से पहले वाली जो वैल्यू है, ये सेल टैक्स रिटर्न में जब हम चीज़ें लोड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑटो आ जाती हैं। वो ये कहते हैं जी हम इम्पोर्ट का जो सिस्टम है या कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसको भी इसके साथ लिंक करेंगे। बहरहाल हो सकता है कैसे करें इसको भी देख लेंगे फर्दर। उसके बाद आता है कि जी हम जो विदहोल्डिंग आप जमा करवा रहे हैं ना उनको भी इसके साथ लिंक किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक परचेज किया, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं आपने 100 मिलियन का स्टॉक परचेज किया, आपकी एक महीने में परचेजेस आ रही हैं और जो आप विदहोल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर रहे होंगे ना वहाँ पे हम देखेंगे कि आप वैल्यू कितनी रिपोर्ट कर रहे हैं। अब विदहोल्डिंग स्टेटमेंट में तो 149 यानी कि सैलरी का टैक्स भी आ रहा होता है, रेंट का टैक्स भी आ रहा होगा, अदर्स वेंडर का टैक्स भी आ रहा होगा और स्टॉक के जो वेंडर हैं उसका टैक्स भी आ रहा होगा। तो ये कैसे लिंक होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। ये सारा एक बड़ा पिक्चर्स है, बड़ा एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसके ऊपर। अब ये कैसे कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से मैनेज होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये भी हो सकता है कि अभी ये एक प्रेस रिलीज ही हो, क्योंकि इस तरह की बेशुमार इंफॉर्मेशन पास्ट हिस्ट्री में भी हमारे पास आई हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। लेट्स सी कि आगे इसके ऊपर क्या होता है। इसके ऊपर डिफरेंट तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि जी ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है ये क्या है। तो मेरी रिसर्च के बाद ये मेरा एनालिसिस है कि इस तरीके से काम होगा। इसमें कोई नई चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, कुछ माइनस भी हो सकती हैं। बहरहाल थीम यही होगा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है कि टोटल जो स्टॉक हम रिपोर्ट करते हैं ना उसको ये चाह रहे हैं कि टोटल स्टॉक को ब्रेक किया जाए ABCD में, कि उस टोटल का समरी कैसे बनती है। फॉर एग्जाम्पल हम जूम करते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि लेट से आप डेली बेस पे ना आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। डेट 1 में आपने बनाई, डेट 2 पे बनाई, डेट 3 पे बनाई, डेट 4 पे बनाई। अब आप डेली बेस पे बना रहे होते हैं, आपको मंथ एंड के ऊपर जब आप चलते चलते यहाँ पे मंथ एंड हो जाता है और 30 तारीख को भी आप बनाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप पूरे महीने की ना एक स्टेटमेंट बना के आपको आप यानी कि एक समरी बना दें। तो वो समरी के मुताबिक इस सारी डेट्स को चेक किया जाएगा। ऑब्वियसली वो जो समरी आप बनाएंगे वो उन सारी डेटों को जमा करने के बाद बनाएंगे। तो हम टैक्स रिटर्न में जो डाटा रिपोर्ट करते हैं स्टॉक का, वो समरी की फॉर्म में टोटल करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हमें डिटेल चाहिए, हम ये डिटेल चेक करेंगे। जब डिटेल में जाएंगे फिर ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, प्रोडक्ट वाइज आएगा, क्वांटिटी सारी डिटेल मेंशन होगी, कॉस्ट मेंशन होगी, परचेज भी आएगी, कंजम्पशन भी आएगी, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। क्योंकि उन सबको करने के बाद हम एक समरी पे जाते हैं। तो वो बेसिकली समरी के पीछे जो डाटा है ना उसको देखना चाह रहे हैं। तो ये उनका पर्पस है। इसके ऊपर फर्दर कोई न्यूज़ आती है, अपडेट्स आती है, आपसे शेयर किया जाएगा। कोई सिस्टम को अपडेट किया जाएगा वो भी आपको इंशाल्लाह मैं अपडेट कर दूंगा। आपके पास कोई इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो या कोई रिकमेंडेशंस हो, जो आपके पास एडिशनल नॉलेज हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए ताकि इसके ऊपर हम डिस्कशन करें, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।